आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव को समझने की कोशिश करेंगे, यानी हमारे भारतीय संविधान को। देखिए, ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये तो 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की उम्मीदों और उनके शासन का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, इस एक दस्तावेज को बनाने में कितनी मेहनत और कितना वक्त लगा होगा। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये समय ही अपने आप में बताता है कि संविधान बनाने वालों ने कितनी गहराई से सोच विचार करके इस विशाल देश के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया। और हाँ, जब हम विशाल कहते हैं तो हमारा मतलब सच में विशाल है। ये कोई छोटी मोटी रूल बुक नहीं है, ये दुनिया के किसी भी आज़ाद देश का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा और इतना डिटेल्ड है क्यों? इसका पैमाना कितना बड़ा है, वो इन आंकड़ों से साफ पता चलता है। जब ये बना था, तब इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। आज ये बढ़कर 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स तक पहुंच गया है। असल में भारत की जो जबरदस्त विविधता है, उसे एक ही दस्तावेज में समेटने की कोशिश ही इसे इतना बड़ा बनाती है। और ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीती जागती चीज है, जो वक्त के साथ देश की जरूरतों के हिसाब से बदलता रहा है। तो ठीक है, ये दस्तावेज बहुत विशाल है, लेकिन इसके पीछे की सोच क्या है? वो कौन से सिद्धांत हैं जो इस देश को रास्ता दिखाते हैं? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान की प्रस्तावना, यानी प्रियम्बल में। ये पहली लाइन ही सच पूछिए तो सब कुछ बयां कर देती है। प्रस्तावना हमारे संविधान का एक तरह से मिशन स्टेटमेंट है। ये साफ करती है कि असली ताकत हम भारत के लोग के पास है, किसी राजा या किसी बाहरी शक्ति के पास नहीं। यही भारत की आत्मा को परिभाषित करता है। तो इन भारी भरकम शब्दों का असल मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। संप्रभु, यानी हम अपने फैसले खुद लेंगे। समाजवादी का मतलब है समाज में आर्थिक बराबरी लाने की कोशिश करना। पंथ निरपेक्ष, यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सब बराबर हैं। और लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं और देश का मुखिया भी चुना हुआ होता है, कोई वंशानुगत राजा नहीं। ये सब शब्द नहीं है, ये वो खंभे हैं जिन पर हमारा देश खड़ा है। ठीक है, संविधान हमें अधिकार तो देता है, लेकिन वो देश को मुश्किल हालात से बचाने के लिए भी तैयार किया गया है। पर सोचिए, जब देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, तब क्या होता है? तब ये संविधान कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। मान लीजिए युद्ध जैसी कोई स्थिति बन जाए या देश के अंदर ही कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब क्या होगा? यहीं पर संविधान के आपातकालीन प्रावधान या इमरजेंसी प्रोविजन सामने आते हैं, और ये प्रावधान देश में ताकत के समीकरण को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी बताई गई हैं। पहली, राष्ट्रीय आपातकाल, जो तब लगती है जब पूरे देश की सुरक्षा को खतरा हो। दूसरी, राज्य आपातकाल, जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ये तब लगती है जब कोई राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पाती। और तीसरी है वित्तीय आपातकाल, जब देश की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए। राष्ट्रीय आपातकाल के नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। केंद्र सरकार की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 19 के तहत जो हमें मौलिक आज़ादियां मिली हैं, जैसे बोलने की आज़ादी, वो अपने आप सस्पेंड हो जाती हैं। ये ताकत के संतुलन में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। इस बात की गंभीरता एडीएम जबलपुर केस से समझी जा सकती है। 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इमरजेंसी के दौरान अगर सरकार किसी को गिरफ्तार करती है, तो वो व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। ये फैसला दिखाता है कि इमरजेंसी में व्यक्तिगत आज़ादी पर सरकार की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। तो जब इमरजेंसी जैसे हालात में केंद्र सरकार के पास इतनी ताकत आ जाती है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि सरकार को कानून के दायरे में कौन रखता है। यहीं पर हमारा संविधान एक और बहुत महत्वपूर्ण पद बनाता है, जिसका काम ही कानूनी व्यवस्था पर नजर रखना है। ये है भारत के महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। आर्टिकल 76 के तहत ये देश के सबसे बड़े कानूनी अफसर होते हैं। उनका सीधा सा काम है केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देना और ये पक्का करना कि सरकार के सभी काम कानून के हिसाब से हों। अटॉर्नी जनरल के काम बहुत अहम हैं, जैसे सरकार को सलाह देना और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखना। उन्हें संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने का भी अधिकार है। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प बात है, वो संसद में बोल तो सकते हैं पर वोट नहीं कर सकते।
ये हमारे संविधान के चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो किसी भी एक पद को बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने से रोकता है। तो इन सभी प्रावधानों, शक्तियों और सीमाओं को समझने के बाद चलिए अब वापस उस बड़े सवाल पर आते हैं कि आज के भारत के लिए ये संविधान आखिर मायने क्या रखता है। देखिए, आखिर में संविधान सिर्फ कुछ नियमों का कलेक्शन नहीं है, ये तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हर नागरिक को उसके अधिकार देता है, सरकार को उसकी सीमाएं याद दिलाता है और एक देश के तौर पर हमारे आने वाले कल को दिशा देता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं, वो ये कि कैसे एक अकेला दस्तावेज सरकार की इतनी बड़ी ताकत और एक आम नागरिक की निजी आज़ादी के बीच एक नाजुक संतुलन बनाता है। ये वो चुनौती है जिसका सामना हमारा संविधान हर रोज करता है, और शायद यही वो चीज़ है जो इसे आज भी 1 अरब से ज़्यादा लोगों के लिए इतना ज़रूरी बनाए रखती है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।